गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना कि आज जो हम बात करने वाले हैं ना उसका नाम पता है क्या? बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री। यानी आज से आपका केमिस्ट्री में कम से कम इस वीडियो से 2 सवाल आपके एग्जाम में पक्का फंसने वाला है सर। ये निश्चित रूप से तय है कि आप 2 सवाल को अपने मुट्ठी में बांध लो और अब की बार इस वीडियो से कम 2 सवाल आपके एग्जाम में फंसेगा तो फंसेगा। हाँ, जैसे ना कहता हूँ फंसी तो फंसी। हाँ देखिए, सबसे पहली बात और है, दूसरी बात तो ये है ना सर कि आज आपका क्लास को थोड़ा सा ना बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। बस आप इस क्लास को मजा लीजिएगा तब मजा आएगा, बिना मजा लिए हुए मजा नहीं आता है सर। ठीक है ना? देखता है ना कभी कभी अगर दिमाग फ्रेश रहेगा ना तो बढ़िया मूवी नहीं भी देखिएगा ना तो मन लगेगा देखने में, होता है ना, यही बात है। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में जितना भी वायरस है ना तो मैं आपको डाल देता हूं एंटीवायरस। ठीक है ना? एंटीवायरस डाल देंगे, ऑटोमेटिकली आपका वायरस खत्म हो गया होगा। देखो आपके दिमाग में वायरस खत्म हो गया ना, खत्म हो गया होगा तो हो गया। चलिए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। पहला सवाल आपका जो है ना वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ये लगभग आपका 2017 में पूछा है या 16 में, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सवाल कहता है आधात वर्ध एवं तन्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सवाल क्या बोला? थोड़ा सा सवाल बड़ा गजब बोला नहीं सर। अच्छा, का अर्थ बताइए। थोड़ी सी देखो, ये सवाल यहाँ पे है 1 नंबर। ठीक है ना? ये ऊपर वाला नहीं है। सवाल बोला आधात वर्ध एवं तन्य का अर्थ बताएं। आधात वर्ध और तन्य का अर्थ बताएं। देखो, सबसे पहले बात एक गौर कर लेना, यहाँ पे कंडीशन ये है ना कि आपको यहाँ पे देखिए समझना पड़ेगा। ये आधात वर्ध का मतलब होता है ना जिससे चादर बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? जिससे आपको चदरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चदरा बनाया जाता है। ये तन्य का मतलब होता है ना जिससे तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तार बनाया जाता है। और ये मैंने अपने हाथों से इसलिए लिख करके आता हूं ताकि आपको परिभाषा रटने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो, किताबी कीड़ा आपके पास हम लाएंगे तो आपके दिमाग में किताबी कीड़ा घुसेगा, और जब आपके दिमाग में किताबी कीड़ा घुसेगा तो तेरे खून में कैसे मैथ और साइंस दौड़ेगा? नहीं ना दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। और जब तक आपके खून में मैथ और साइंस नहीं दौड़ेगा तब तक आप टॉपर कैसे बनिएगा? फिर 482 कौन पार करेगा? आप ही को करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, इसलिए मैंने अपने हाथों से लिख करके लाता हूं सर। ठीक है, आ जाओ। कहता है आधात वर्ध एवं तन्य का अर्थ है क्या? तो आधात वर्ध का मतलब होता है चदरा और तन्य का मतलब होता है तार। क्या होता है रे मोहतरमा? तार। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। तो एक बार बोलना कमेंट बॉक्स में, आधात वर्ध का मतलब क्या होता है? चादरा। और तन्य का मतलब क्या होता है? तार। तब कहता है ना कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। यानी कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। ऐसे धातुओं को आधात वर्ध कहते हैं। जिन धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है वैसे धातु को हम लोग क्या कहते हैं? आधात वर्ध कहते हैं। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपको समस्या रहने दूंगा ही नहीं। तो आपसे मैं पूछता हूं, आंख बंद करके बोलना, आधात वर्ध क्या है? तो आधात वर्ध का मतलब होता है चादर। तो जिन धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाएगा वैसे को हम लोग कहेंगे आधात वर्ध। ठीक है, तो मैंने यही बोला कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो ऐसे धातुओं को हम लोग कहते हैं आधात वर्ध कहते हैं। चलो, इसका कहानी खत्म कर दिया मैंने। अब कहता है तन्य। तन्य का मतलब होता है तार। तो कहता है कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। कुछ ऐसे धातु हैं जिनको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो जिन धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है वैसे धातु को हम लोग क्या कहते हैं सर? तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलना, दिल से बोलना, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में
मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, तो प्यार से बोलना सर, शिद्दत से बोलना। जिन धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु वर्ध है। और कुछ धातुओं से पतली तार खींचा जा सकता है, ठीक है ना। कहता है कुछ धातुओं से पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, तन्य कहेंगे। चलो आ जाओ अगला सवाल। तो जिसे पीटकर पतली चादर बनाया जाएगा उसे कहेंगे अधातु वर्ध कहेंगे। जिसे पीटकर पतली तार बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, तन्य कहेंगे। अगला सवाल नंबर 2 कहता है खनिज और अयस्क को परिभाषित कीजिए। खनिज क्या है और अयस्क क्या है उसको परिभाषित करना है। खनिज आप लोग नाम सुने होंगे, खनिज को आप लोग नाम सुने होंगे, अयस्क का भी आप लोग नाम सुने होंगे। तो यही बोला है कि खनिज और अयस्क को परिभाषित कीजिए। मतलब कहने का सेंस है कि खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, बस इसी को लिख देना है, आपको मिल जाएगा चुटकियों में 2 नंबर। तभी तो कहोगे, अगर इसको जो बता देगा ना उसको मैं पक्का अपनी साली से शादी करा देंगे, पक्का करा देंगे, तो करा देंगे हाँ। अरे भाई देखो, सबसे पहले आप सब सपोर्ट करते रहना भाई को सर, क्योंकि जितना शिद्दत से मैं आपके लिए मेहनत करता हूं आप उतना ही शिद्दत से आप मेरे लिए भी मेहनत कीजिए, क्योंकि सर मैं रिजल्ट दूंगा आपका, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि सर आप, ये जो पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना सर जो इंसान को बदल देता है। बस मैं इतना ही समझता हूं कि आपका भविष्य बर्बाद करने का मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है, अगर आपका भविष्य मैं बना नहीं सकता हूं तो। लेकिन एसके साइंस क्लासेस के पास आप आ चुके हैं तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली बनेगा। देखिए खनिज क्या है, कहता है पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के कहां पे, भूपर पट्टी में, पृथ्वी के कहां पे, भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज कहां, तो भूपर पट्टी में, पृथ्वी की भूपर पट्टी में। खनिज कहां, तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने, भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो एक बार थोड़ी सी मेरे साथ बोलिएगा, जहां पे बैठे हैं वहीं पे बोलिएगा। खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में, किस रूप में, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ अब कहता है अयस्क, अयस्क क्या है, कहता वैसे खनिज जिनमें धातुओं की आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। जहां पे धातु एकदम कम खर्च में हम लोग प्राप्त कर लेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। सिंपल बात है, सिंपल फंडा है, सिंपल रूल है। तभी तो कहोगे कि तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। हाँ, तो अब हम लोग क्या समझेंगे, अयस्क क्या है, तो वैसे खनिज जिनमें बहुत कम खर्च में अगर हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, खर्च में प्राप्त कर लेते हैं, आसानी से हम लोग कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं उसी को क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। हाँ, तो वैसे खनिज जिनमें धातुओं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो एक बार आप लोग बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, शिद्दत से बोलिएगा, तभी तो कहिएगा कि दिन में तेरी आंखों में मेरा। आ जाओ, कहता है खनिज क्या है, तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से, किस रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। दूसरा क्या है, अयस्क, कहता है वैसे खनिज जिनमें धातुओं आसानी से तथा
कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो जहां पे धातु कम खर्च में और आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेंगे उसी को क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे सर, एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे सर, एक्स कहेंगे। तो एक बार शिद्दत से बोलिएगा, जय 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 इंडिया। अच्छा, अब भारत पाकिस्तान मैच था, शायद आप लोग देख ही रहे होंगे, इसलिए मैंने आपका जो रिकॉर्ड क्लास कर रहा हूं सर वो थोड़ी सी शाम में कर रहा हूं 6 बजे। आइए 3 नंबर सवाल क्या है। 3 नंबर सवाल कहता है ना, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके, मतलब साबुन का उपयोग करके आप बता सकते हैं कि कौन सा जल है। सवाल यही बोला, सवाल बोला है कि आप साबुन को उपयोग करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा जल है, कठोर जल है कि नॉर्मल जल है। कहिएगा हाँ गुरुजी, जहां पे कम फेन आएगा तो उसे कहेंगे समुद्री पानी है। अच्छा, कपड़ा साफ करना किनको किनको आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सर, क्योंकि हमने लगभग LKG में पढ़ते थे, तभी हम हॉस्टल चले गए थे। उसी टाइम से हमको खुद से कपड़ा साफ करना पड़ा, तो उसी टाइम से अभी तक हम खुद कपड़ा साफ करते हैं सर। तो कपड़ा साफ करने में एकदम टैलेंटेड हम है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि तो हमको पार्सल कर देना अपना कपड़ा, बिल्कुल। आ जाओ, कहता है क्या आप बता सकते हैं, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। है आप में ताकत। कहेगा हाँ गुरुजी, हमरा में तो ताकत है ही है, अभी दो को बाजार देंगे। नारे बब्बा ना, बाजारने वाला ताकत नहीं हमने पूछा आपसे, हमने पूछा दिमागी ताकत आपके पास है, तो आपने बोला गुरुजी कम है मगर कम है। अब आपका विशेष हो जाएगा, देख लो साबुन को रगड़ोगे ना तो कभी कभी क्या होगा ना, ऐसा पानी रहेगा जिसमें फेन आएगा ही नहीं आएगा, और कुछ साबुन कुछ वैसा रहेगा जिसको रगड़ोगे तो तुरंत फेन आ जाएगा। तो यही बोला गया है सर कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। नहीं बता सकते हैं सर, नहीं बता सकते हम डिटर्जेंट का उपयोग करके, नहीं बता सकते हैं तो नहीं बता सकते हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये सवाल 2 नंबरिया में पूछेगा। क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल के साथ समान रूप से झाग बनाता है। झाग मतलब होता है फेन, झाग बनाता है एवं सफाई का कार्य करता है। कहता है क्या सर कि हम नहीं बता सकते हैं कि ये जल कठोर है या नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल में, कठोर और मृदु जल, ये कठोर जल और मृदु जल के साथ समान रूप से झाग बनाता है, मतलब समान रूप से फेन बनाता है। अब देखो यहाँ हमारे पास 2 प्रकार का जल है, ठीक है। हमारे पास 2 प्रकार का जल है, ये वाला हमारा है कठोर जल, ये हमारा है कठोर जल, ये वाला हमारा है मृदु जल। क्या सर, ये मृदु जल है। अब यहाँ पे हमने वो कपड़ा को रगड़ना चालू किया तो उतना ही फेन बना, यहाँ भी मैंने कपड़ा को रगड़ना चालू किया तो उतना ही फेन बना। तो अब मैं कैसे बताऊंगा कि कौन जल कठोर है कौन जल कठोर नहीं है, क्योंकि हम झाग से ही बताते हैं, फेन से ही बताते हैं कि कौन जल कठोर है कौन जल कठोर नहीं है। तो डिटर्जेंट का रूप होता है सर, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल के साथ समान रूप से झाग बनाता है एवं सफाई का कार्य करता है, इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा जल है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। तो नहीं बता सकते हैं सर, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल के साथ समान रूप से झाग बनाता है एवं सफाई का कार्य करता है। ओके, आ जाओ सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल बड़ा शिद्दत से बोलता है और आपको भी इस सवाल में प्यार होनी चाहिए, शायद आपको भी प्यार हो जाए, क्योंकि मैंने प्यार तो कर लिया सर आपसे। जिंदगी में मैंने किसी से प्यार नहीं किया सर, इसीलिए मैं आज तक शायद इसीलिए मैं सिंगल हूँ। और अगर सिंगल रहना अगर तरक्की वाली बात है सर तो मैं रहना भी पसंद करता हूँ। हाँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ ऐसे वैसे टेंशन में सर। भले ही आपको मैं बोल देता हूँ कि अपनी साली से शादी करा लेंगे, लेकिन कोई है नहीं रे बकलूला। आ जाओ, अगला सवाल बोलता है ना सर, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। देखो ये आपके सामने कोई यौगिक है, ठीक है, इसका IUPAC नेम निकालना है। ये आपके सामने कोई यौगिक है, इसका IUPAC नेम बताना है। ये आपके सामने कोई यौगिक है, इसका IUPAC नेम निकालना है। अब देखो सर, कंडीशन ये समझना कि जहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे,
एल्केन कहेंगे, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n अब प्लस कितना होगा 2 होगा। अगर जहां पे कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एल्कीन। क्या कहेंगे सर? ये एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन। यहां पे कंडीशन क्या होगा? जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा? समान सूत्र होगा CnH2n। आ जाना। अगर जहां पे कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इसको हम लोग कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन बाई Ne। एल्काइन जिसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n माइनस कितना होता है? 2 होता है। आ जाना। अब आपको पहचानना है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से। देखो यहां पे देखना फर्क कहां पे बुझा रहा है। देखो ANE, अरे भाई ANE ENE बाई Ne। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम सटाएंगे बाई Ne का, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो लटकाएंगे ENE का, मतलब सटाएंगे ENE का। देखो ENE यहाँ पे है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सटाएंगे ANE का। अब देखो यहाँ पे सोचना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कितना कार्बन है? तो एक कार्बन, दो कार्बन। कार्बन कितना है सर? तो ये कार्बन 2 है। अच्छा ये लास्ट वाला को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस में आपको तीनों को रहेगा, एगो I रहेगा, एगो Br रहेगा, एगो C रहेगा। जब I रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आइडो। क्या पढ़ेंगे? आइडो। आ जाना। जब Br रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमो। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सी रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोरो। क्या पढ़ेंगे? क्लोरो। क्या पढ़ेंगे? क्लोरो पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाना। यहां पे कितना कार्बन? तो 2 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन। अच्छा 2 कार्बन में क्या होता है? तो 2, एक में मिथ, 2 में इथ। क्या होता है सर? इथ होता है। 2 कार्बन में क्या होता है? इथ होता है। लेकिन यहां पे है कैसा? तो सिंगल बॉन्ड है। तो जब 2 कार्बन में इथ होता है तो हम लोग क्या लगाएंगे? इथेन लगाएंगे ना। लेकिन यहां पे सब्सटेंस क्या है? तो Br है, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमो। ब्रोमो। एक कार्बन, 2 कार्बन ने कितना? 2 कार्बन में इथेन, तो ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा सर, थोड़ी सी, अरे भाई सवाल नंबर 2 की तरफ आइएगा। सवाल नंबर 2 का IPSC नेम बताइए। IPSC नेम का हम एक स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है, आप सबके लिए। यहां पे एक कार्बन है। कार्बन कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है, ठीक है। देखो ये समझ लेना, ये जो पूरा है ना ये आपको मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल है। इसका तो कहानी खत्म कर दो। आ जाना इसमें। इसमें देखो सर यहां पे कितना कार्बन है? तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। टोटल कार्बन कितना है? 6 है। लेकिन एक बात को आपको समझना पड़ेगा, यहां पे है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही आएगा ट्रिपल बॉन्ड मारेंगे सटा के, कितना? एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन बोलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो बाई Ne सटाएंगे। क्या सटाएंगे? बाई Ne सटाएंगे। क्या सटाएंगे? बाई Ne सटाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो बाई Ne सटाएंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं, ये कार्बन कार्बन के साथ ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो एल्केन सटानी, एल्किन होगा, Ne होगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो Ane होगा। मैं इसका पूरा क्लास डीपली क्लास ले लूंगा, ठीक है, IPSC नेम का। आ जाना। इसमें कितना कार्बन? अब रे सुन रे बिड़ू भाई, कार्बन उधर से ही गिनना जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। कार्बन उधर से ही काउंटिंग करना जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़े? पास पड़े। तो आप देखो इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। टोटल कितना कार्बन? 6 कार्बन। टोटल कितना कार्बन? 6 कार्बन। लेकिन 1 नंबर पे है का ये ट्रिपल बॉन्ड, तो 1, 6 में क्या होता है? हेक्जीन। हेक्जाइन। क्या होगा सर? हेक्जाइन बाई Ne है ना, हेक्जाइन। क्यों? क्योंकि 6 में होता है हेक्जा और यहां पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो बाई Ne सटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 1 हेक्जाइन, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसा ही बोलेंगे हेक्साइन। क्या बोलेंगे सर? हेक्साइन, ठीक है। आ जाओ, समझ गया इसका IPSC नेम? तो इसका IPSC नेम यही होगा। चलिए अगला 5 नंबर। 5 नंबर सवाल बड़ा शिद्दत से बोलते हैं कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ,
कहता है ना डोवर्नर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। अच्छा, डोवर्नर जी ने जब पीरियोडिक टेबल को सजा रहे थे, सवाल नंबर 5 है, ठीक है, तो उनका क्या मतलब सीमाएं रहा, कहां तक उनका सीमाएं सीमित रहा, मतलब कहां तक उनका वर्गीकरण सही रहा। तो डोवर्नर जी ने जब पीरियोडिक टेबल को सजा रहे थे तो वो ट्रिकली रूप से सजा रहे थे, मतलब 3 एलिमेंट को एक एक साथ लेकर के चल रहे थे ट्रिक के अनुसार। किसके अनुसार? ट्रिक के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार जा रहे थे? ट्रिक के अनुसार जा रहे थे। किसके अनुसार जा रहे थे? ट्रिक के अनुसार जा रहे थे, ठीक है ना। तो डोवर्नर जी का जो है ना पीरियोडिक टेबल ज्यादा दूर तक सक्सेस नहीं रहा। तो बोला डोवर्नर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, तो हम लोग लिखेंगे नीचे डैश दे करके, डोवर्नर के वर्गीकरण की सीमाएं निम्नलिखित है, लेकिन पहला है सीमा, क्योंकि इसे जब भी सवाल आएगा तो 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। आ जाना, कहता है उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। डोवर्नर जी ने जब वो अपना अकल को पीरियोडिक टेबल में लगाना चालू किए तो उनका माइंड ये काम किया कि ऐसा काहे नहीं करते हैं कि 3-3 एलिमेंट को सजा लेंगे एक एक साथ ऐसे करके। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल जो है डोवर्नर साहब जी का ज़्यादा दूर तक सक्सेस नहीं रहा। उस टाइम जब इनका पीरियोडिक टेबल आया था तो उसी टाइम इनका पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हो गया था। क्यों? क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल जो था वो आपको 3-3 एलिमेंट को ट्रिकली लेकर के चल रहे थे, इसलिए इनका पीरियोडिक टेबल ज़्यादा दूर तक सक्सेस नहीं रहा। आ जाना, तो यह है यहाँ पे लिखा हुआ 1 नंबर में कि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। मतलब उस समय तक ज्ञात, उस टाइम तक, मतलब जब इनका दिमाग आया तो उस टाइम तक जितना भी एलिमेंट था सभी एलिमेंट इनका सक्सेस नहीं रहा। तभी मैंने लिखा उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। मतलब उस टाइम सभी तत्वों का जो वर्गीकरण था वो ट्रिक के अनुसार नहीं हो सका, ठीक है। दूसरा नंबर कहता यह ट्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। मतलब यह ट्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक क्या रहा? सीमित रहा। मतलब इनका जो ट्रिक वाला जो नियम था पीरियोडिक टेबल में वो कुछ ही तत्वों तक क्या रहा? सीमित रहा। 3 नंबर फिर कहता है उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सके थे। मतलब जितना टोटल एलिमेंट ज्ञात था वो टोटल एलिमेंट इनका ट्रिक पे बैठ नहीं पाया, लेकिन इनका मात्र 3 ही ट्रिक बैठ पाया। कितना? 3 तक ज्ञात, केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सके। मतलब 1 2 3 ऐसे 1 2 3, मतलब 3 बार इनका ट्रिक क्या किया? काम किया। बाकी चौथा बार में इनका ट्रिक फ्लॉप हो गया, ठीक है। क्योंकि इनका जो सजाने का जो तरीका था वो ना एटॉमिक नंबर पे था ना एटॉमिक मास पे था, इसलिए इनका फ्लॉप हो गया तुरंत, ठीक है। तो डोवर्नर साहब का पहला हमारा क्या है कंडीशन, पहला सीमाएं क्या है? तो उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। दूसरा ट्रिक, यह ट्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। यह ट्रिक नियम, डोवर्नर साहब का नियम जो था वो ट्रिक नियम था, मतलब इनका जो नियम था वो ट्रिक पे आधारित था, तो इसीलिए बोला गया है कि यह ट्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। आ जाना 3 नंबर में कहता है उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सके। मतलब उस टाइम जितना भी तत्व ज्ञात था उसमें टोटल में ज्ञात नहीं हो पाया, मात्र 3 ही ट्रिक ज्ञात हो पाया, ठीक है ना। यहां तक समझ गया? एक बार मेरे साथ आना, दिल से आना सर, एक बार मेरे साथ आना, दिल से आना। कहता डोवर्नर के वर्गीकरण का क्या सीमाएं हैं? तो डोवर्नर के वर्गीकरण का निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला सीमाएं क्या है? कहता है यह उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। दूसरा सीमा है यह ट्रिक, बोलो 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 मेरे साथ, यह ट्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रह गया। 3 नंबर बोलना, मेरे साथ बोलना। कहता है उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सके थे। ओके, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या अगर नहीं है सर तो एक बार मैं आप सबको थोड़ा सा एक रिव्यू बताना चाहूंगा।
क्योंकि आप सब ने जो मुझे प्यार दिया, जो आप सब ने मेरे को आशीर्वाद दिया सर, मैं उतना ही आशीर्वाद आपको इस बैच में लेना चाहता हूं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जिनको पता नहीं है, तो मैथ और साइंस का एक क्रैश कोर्स चल रहा है सर, जहां पे आपको बीओडी प्लस ये लाइव बैच है, ठीक है, ये बीओडी प्लस ये लाइव बैच है। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको पूरा मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं हम, क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं, मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं, नोट्स प्लस वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं। ये बैच आपको कहां मिलेगा? तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप एसके साइंस क्लासेस प्ले स्टोर से, ठीक है। ये बैच का जो प्राइस है वो मात्र 299 रुपया है, लेकिन 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर मतलब दिवाली के शुभ अवसर पे इस बैच का प्राइस कर दिया गया है मात्र 199 रुपया, ठीक है। मात्र 24 और 25 अक्टूबर इस बैच का प्राइस कर दिया गया है कितना? 199 रुपया। ये बैच स्टार्ट हुआ 11 अक्टूबर से, लेकिन ये जो बैच है वो बीओडी बैच है, मतलब यहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और लाइव दोनों क्लास मिलेगा, और उतना बेहतरीन तरीका से पढ़ा देंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर, ठीक है। आप देखो, अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, तो आप इस नंबर पे फोन पेटीएम कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने साथी से, अपने पापा से, अपने साली से, अपने भाभी से। इस नंबर पर पेमेंट करवा करके यही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। और ऐप डाउनलोड किए होंगे तो उसमें वो नंबर मांगा होगा और पासवर्ड मांगा होगा, तो वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड साथ में भेज दीजिएगा, आपको कोर्स खोल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहां पे क्लास कर सकते हैं सर। चलिए आइएगा, हम लोग कहां पे थे? तो हम लोग थे डोवर्नर के पास। डोवर्नर का मैंने अपनी पूरी कंडीशन मैंने कर दिया। और एक बात और आप सबको बता देना चाहता हूं सर, रिजल्ट का तो बादशाह है, ठीक है। रिजल्ट का आपको टेंशन ही नहीं लेना है सर। अब की बार मेरा मिशन है कि ये 482 से भी पार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है सर, बस आप लोग अपने मेहनत को शिद्दत से कीजिए, बाकी आप मैं देख लूंगा। आइए सवाल नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या बोलता है? थोड़ी सी गौर करना, गौर फरमाना मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, शादी उदी कर ले, चला कारा गुरु जी कर लो ना, चल जब खुपचे में शादी कर बे। तो कहता है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? देखो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, हम लोग जो अभी आवर्त सारणी पढ़ते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी तभी तैयार हो पाया जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी तैयार हो गया था। मेंडलीफ ने अपने पूरी ताकत लगा दिया आवर्त सारणी को तैयार करने में, और वो मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को तैयार कर भी चुका था। हाँ, मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को तैयार कर दिया था, लेकिन इनका भी आवर्त सारणी जो था वो थोड़ा सा डिफॉल्ट के कारण, थोड़ा सा गलती के कारण मेंडलीफ जी का आवर्त सारणी फ्लॉप हो गया। फिर आया आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कहता है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो कहता है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्न मापदंड अपनाया, मतलब बहुत सारे मापदंड अपनाया। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारा मापदंड अपनाया, हाँ, तब जाकर के आवर्त सारणी तैयार हुआ। शादी करने के लिए पता है ना कितना मेहनत करना पड़ता है, और उन्होंने तो आवर्त सारणी ही तैयार कर दिया। तो सोच रहे बीरू भाई, इसलिए कहता है सर जिंदगी ना खुद के लिए नहीं जियो। अरे जिंदगी खुद के लिए नहीं जिया जाता है, जिंदगी औरों के लिए जिया जाता है। हाँ, खुद के लिए मत जीना जिंदगी, ऐसा नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में जीते रहना। ए दैया, ए मैया, ऐसे करते रहोगे चल जब गंगे ना आए ले। हाँ, मैं बोलता हूं सर, मेरी बातों को बुरा लगता होगा माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। आना 1 नंबर में कहता है मेंडलीफ ने पहला मापदंड क्या अपनाया? तो तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया, यही पे इनका गलती हो गया मेंडलीफ ना। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पे आधारित है, लेकिन मेंडलीफ का जब आवर्त सारणी आया था तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान पे बढ़ते क्रम में सजा दिया। यहीं पे इनका थोड़ा सा गलती हो गया, यहीं पे इनका थोड़ा सा गलती हो गया। तो कहता है तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में
तत्वों को जो सजाए थे तो वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाए थे, लेकिन हम लोग जो अवर्त सारणी अभी पढ़ रहे हैं वो परमाणु संख्या पे आधारित है। ठीक है, तो पहला क्या है सर, तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पे। ठीक है, आ जाना दूसरा नंबर। कहता है समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखने का प्रयास किया। जो समान गुणधर्म वाले तत्व था उसको एक ही समूह में रखने का कोशिश की। ठीक है ना, मेंडलीफ जी ने। तो ये कहता है सर समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखने का प्रयास किया। किसने, मेंडलीफ जी ने। तो पहला क्या है बात है, तो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। दूसरा बात क्या है, तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखने का प्रयास किया। चलिए आइएगा अगला 3 नंबर क्या है सर, इसी में 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर हाँ। अगला क्या है सर, 3 नंबर। तो ये तत्वों के हाइड्रो एवं ऑक्साइडों के अणुसूत्र को मूलभूत गुणधर्म मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। मतलब इन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था तो उन्होंने तत्वों के हाइड्रो एवं ऑक्साइडों के अणुसूत्रों को मूलभूत गुणधर्म मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। मूलभूत गुणधर्म मानकर तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, तो पहला कोशिश इनका क्या रहा कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने बनाया था मेंडलीफ जी ने, तो वो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पे सजा दिया बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखने का प्रयास किया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखने का प्रयास किया। दूसरा, तत्वों के हाइड्रो एवं ऑक्साइडों के अणुसूत्रों को मूलभूत गुणधर्म मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहते हैं, आपको लग रहा होगा सर क्या और बाकी सब क्लास हम कहाँ देखेंगे, तो और बाकी सब क्लास आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाइए सारे क्लासेस को देख लीजिए। और जिन किसी को पीडीएफ चाहिए या टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @संदीप 7295, तो टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए, इंस्टा को भी ज्वाइन कर सकते हो। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे उसके विलयन को, तो क्या होगा, इस अभिक्रिया के समीकरण लिखे। एगो पक्का आएगा सर, एगो तो पक्का आएगा समीकरण वाला। ठीक है, आ जाओ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, गर्म कर दिए। जैसे जब इसको गर्म करेंगे ना, ये संतुलित करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला में 2 नहीं होता है, मैंने ये संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया। अब जब इसको गर्म करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनाएगा, प्लस आपको क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, उसके विलयन को हम लोग गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो हमसे यही पूछा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो यही बोला है सर कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल का फॉर्मूला H2O तथा
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये Na2CO3 को, जब ये वाला Na2CO3 को गर्म करेंगे तो NaHCO3 को गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो बनाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस जल बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना। तो ये क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना सर, क्योंकि ये आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो अपने पैसा के लिए पढ़ाता है। अगर शायद मैं चाहता तो मैं आपको डेली 5 वीडियो दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, लेकिन आपका दिमाग फिर उझरा जाएगा, आपका दिमाग फिर पगला जाएगा, फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूं सर, मैं आपको इतना ही बताता हूं कि आपका सिलेबस मुट्ठी में है, बस इस मुट्ठी के चारों तरफ घूमना सीखिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इस मुट्ठी से खा लिए, थोड़ा सा इस मुट्ठी से खा लिए, थोड़ा वो मुट्ठी से खा लेंगे तो पगला जाइएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं सर आपके मम्मी पापा की सपना को पूरा करना है तो आपको शिद्दत से पढ़ना होगा। अगर आपको लगता है कि सपना तपना कुछ नहीं है जिंदगी में, सिर्फ जिंदगी में खाओ पियो घूमो, तो आप जैसे आपकी मर्जी है वैसे जी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी सपना को पूरा करने आया हूं। निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा अगर कोई देता है तो सर मैं शिद्दत से देता हूं आपको। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबसे बेहतर मैं पढ़ाऊंगा या सबसे बेहतर पढ़ाता हूं, ये मैं नहीं कह सकता हूं सर, लेकिन बेहतर पढ़ाने का और बेहतर कंटेंट देने का मैं हमेशा कोशिश करता हूं, क्योंकि जो मोहब्बत और प्यार ने दिया वो आप सब ने दिया, तो आप सब पे कुर्बान भी करना चाहता हूं। थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, और अगले चैप्टर क्या पढ़ाना है सर वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत होती है क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके देखिए, भले ही मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूं लेकिन सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास अच्छा लगा सर तो जरूर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी गांव टोले मोहल्ले में फैला देना सर SK साइंस क्लासेस का नाम, क्योंकि ये आपके नाम से चलता है परिवार, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू।